मैं डॉक्टर के.आर. महिया, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। साथियों, ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल जो है, देखिए, कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार का एक सर्वोत्कृष्ट प्रकल्प है और इसके माध्यम से न केवल जो महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े जो साथी हैं उनको फायदा होने वाला है, अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा चाहे कोई भी हो, या फिर पटवार की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, कॉलेज लेक्चरर्स की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं से संबंधित तमाम विषय जो हैं यहां पर उपस्थापित किए जा रहे हैं। और संपूर्ण राजस्थान से एक ऐसी टीम जो वास्तव में अपने विषय को जीती है, ऐसे सभी लोगों का एक बहुत सर्वोत्कृष्ट पैनल आदरणीय डॉक्टर श्रीमान संदेश नायक आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, इस पर आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। और आप लोग इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस शिक्षा के माध्यम से आप अपने भविष्य में कुछ और अच्छा करें, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं। चलिए, मैं हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूं। आप सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। साथियों, आज हिंदी व्याकरण की जो कक्षा है, मेरा प्रयास होगा कि ये 2 घंटे 2.5 घंटे चलने वाली कक्षा है। आप सभी साथी इसको अंत तक सुने, वही इस कक्षा के साथ रहें। मुझे भीड़ से बहुत ज्यादा आनंद नहीं आएगा। हां, उस ऐसे विद्यार्थी के साथ जुड़ करके बात करने में बहुत आनंद आएगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में गंभीर है। तो आइए हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, लेकिन देखिए, आज का जो हमारा बिंदु है वो हिंदी व्याकरण का जो दूसरा भाग, जिसे हम वाग भाग कहते हैं, जिसे हम हिंदी का विश्लेषणात्मक पक्ष कहते हैं, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण को आप लोग समझ पाए इस दृष्टि के लिए हमने 2 भागों में विभाजित किया है। ये संपूर्ण जो हिंदी व्याकरण है, इसको आप 2 भागों में बांट लीजिएगा। पहला भाग जिसको हम कहते हैं शब्द व्युत्पत्ति पक्ष, देखिए शब्द व्युत्पत्ति पक्ष, और दूसरा भाग जिसको हम बोलते हैं वाग भाग, अर्थात जो हमारी वाणी में प्रयुक्त होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष, शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष, या इसको हम बोल सकते हैं व्याख्यात्मक पक्ष, व्याख्यात्मक पक्ष, और या यूं कह सकता हूं कि ये जो आज जिसकी मैं बात करने वाला हूं, ये पद परिचयात्मक पक्ष है। साथियों, पद परिचयात्मक पक्ष का मतलब ये होता है कि आपके पाठ्यक्रम में, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हैं, वहां पर पद परिचय एक पाठ्यक्रम में एक बिंदु होता है। उसमें पद का परिचय कैसे दिया जाता है, और उसके लिए आपको जानना होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आज का जो मेरा जो बात करने का जो बिंदु जो है वह वाग भाग है, जिसे हमने शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष या फिर व्याख्यात्मक पक्ष, या फिर मैंने जिसको पद परिचयात्मक पक्ष कहा है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। साथियों, पूरे हिंदी व्याकरण को आपने जिस रूप में पढ़ा है, जिस तरह से पढ़ा है, एक बार के लिए विस्मृत हो जाइएगा, और आपको जो जिस प्रकार से मैं सिखा रहा हूं उस प्रकार से आपको सीखना है। देखिए, हिंदी व्याकरण जो है उसके पूरी जो जितने भी टॉपिक है, जितने भी जो बिंदु है, उनको हमें 2 भागों में बांट लेना चाहिए। एक है शब्द व्युत्पत्ति पक्ष, इसी का नाम शब्द संरचनात्मक पक्ष भी होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी में ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नए शब्दों का निर्माण करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक है उपसर्ग, एक प्रत्यय, एक समास और एक संधि।
इसके बारे में आपको YouTube चैनल पर खूब सामग्री मिलती है। हर व्यक्ति उपसर्ग प्रत्यय समास संधि के बारे में बात करते हैं। मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर के वहां देख सकते हैं। इस पक्ष के बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं। इतना बता दूं कि नए शब्दों का जो निर्माण है, नए शब्दों का निर्माण करने के लिए हमें उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि की आवश्यकता पड़ती है। नए शब्द का मतलब है, जैसे मेरे पास एक शब्द है देश। अब इस एक देश शब्द से मुझे बहुत सारे शब्द बनाने हो तो मैं क्या जोड़ूंगा? उपसर्ग। मैंने आ जोड़ा, बोलो क्या बना? आदेश। प्र जोड़ा, क्या बना? प्रदेश। वी जोड़ा, क्या बना? विदेश। सम जोड़ा, क्या बना? संदेश। उप जोड़ा, क्या बना? उपदेश। अनु जोड़ा, बोलो क्या बना? अनुदेश। निर जोड़ा, बोलो क्या बना? निर्देश। अब आप देखिएगा, जैसे देश शब्द था, इस एक ही शब्द से अनेक शब्द बनाने के लिए व्याकरण की कौन सी क्रिया काम आई? तो यह स्वाभाविक है कि एक शब्द था देश, और देश से कुछ अलग अर्थ प्रकट करने के लिए, अलग अर्थ लेने के लिए मैंने इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया, तो यह शब्द बन गया आदेश। अब यह आदेश शब्द में आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग है, कि आ उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? देश। और इसके साथ में यदि मैं इत प्रत्यय जोड़ दूं तो यह शब्द क्या बना? बोलो आदेशित। आदेशित। अब कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें आपसे यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो आदेशित जो शब्द है उसमें आ उपसर्ग है, देश मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। इसका मतलब यह हुआ कि आदेशित में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इस प्रकार से हमें जब नए शब्दों का, जी बिल्कुल, आप आजमगढ़ यूपी से हैं, प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपकी कक्षा हो। चलिए मित्रों, तो ये आदेशित जो शब्द है उसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। ये चार चीजें, उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर नए शब्दों का निर्माण करने के लिए ये चार चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम यहां से बात करते हैं। आज का जो मेरा बिंदु है वो ये है, और इसको बहुत ध्यान से यदि आपने पढ़ लिया तो ये ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको बहुत सारी चीजों से का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। विद्यार्थियों, हिंदी का जो दूसरा भाग, जब शब्द बन जाते हैं, शब्दों का निर्माण हो जाता है, शब्दों का निर्माण हो जाता है, तब उसको हम वाग भाग अर्थात वाणी से उच्चारित करते हैं, शब्दों का विश्लेषण करते हैं, पदों का परिचय देते हैं। उसके लिए यह दूसरा भाग है। अब देखिएगा, जिसको हमने कहा वाग भाग, हिंदी व्याकरण का वाग भाग या हिंदी व्याकरण का विश्लेषणात्मक पक्ष, इस पक्ष को हमने तीन भागों में बांट लेना चाहिए अपने को, अ, ब और स। देखिए, पहला जो है उसको, विश्लेषणात्मक पक्ष का पहला जो भाग है उसका नाम है विकारी। हिंदी भाषा में कौन कौन से पद हैं जो विकारी हैं, कौन कौन से पद हैं जो अविकारी हैं, और कौन कौन से पद हैं जो विकारक है। यह हिंदी का जो दूसरा जो भाग है। हां प्रवीण सिंह, विकारी, अविकारी और विकारक, ये जो तीन चीजें आई, विकारी, अविकारी और विकारक, ये है क्या? पहले इसको समझिए। देखिए, विकारी शब्द को मैं, ये बना कैसे? इसमें वी उपसर्ग है, कार मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। विकार का अर्थ होता है बदलना, बदलाव या परिवर्तित होना। विकार बदलना, परिवर्तित होना, और विकारी अर्थात बदलने वाला। हिंदी में चार प्रकार के शब्द हैं, पद हैं। पहला है संज्ञा, फिर है सर्वनाम, फिर है विशेषण और फिर है क्रिया। ये जो चार पद हैं ये विकारी पद है। क्यों है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से आज बात करने वाले हैं। संज्ञा किस प्रकार से बदलती है, सर्वनाम कैसे बदलता है, विशेषण और क्रिया कैसे बदलते हैं। तो ये चार पद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी हैं। विकारी का अर्थ क्या है? ऐसे पद जिनमें विकार पैदा होते हैं। विकार किसके अनुसार पैदा होता है? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार जो शब्द
अपना रूप बदल लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विकारी। और ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदलता, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो, अविकारी। अविकारी कौन कौन से होते हैं? विद्यार्थियों यह ध्यान दो कि क्रिया जो है वो विकारी है, लेकिन जो क्रिया के जो विशेषण है, ये क्रिया के जो विशेषण है यह अविकारी है। अर्थात क्रिया स्वयं जब जो है जाता हूं, जाती हैं, जाता हूं, जाती हूं, जाता है, जाते हैं, लिंग, वचन, काल, वाच्य के अनुसार क्रिया बदलती है, लेकिन क्रिया विशेषण कभी बदलता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिया विशेषण है वह अविकारी है। और फिर संबंध सूचक, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाएं, संबंध सूचक अविकारी है। फिर है समुच्चय बोधक, और चौथा जो पार्ट है अविकारियों का वो है विस्मयादि बोधक। साथियों, व्याकरण में ये जो चार क्रियाएं हैं, चार जो संक्रियाएं हैं, ये कभी भी लिंग, वचन के अनुसार बदलती नहीं है। इसका मतलब ये अविकारी है। आप लोग ये भी ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सदैव अव्यय के समान होता है? तो अविकारी का एक पर्यायवाची शब्द अव्यय भी होता है, लेकिन इसमें एक पांचवी चीज और जोड़ दी जाती है, निपात। यद्यपि निपात और अव्यय ये समान ही अवधारणा है, ये अलग अलग नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि निपात भी इसमें आता है। कुल मिलाकर के ये चार मुख्य है, पांचवा कुछ वैयाकरण निपात को भी अविकारी मान लेते हैं, ऐसा ध्यान रखिए। साथियों, ये विकारी है, ये विकारी है, ये अविकारी है। अब विकारक कौन कौन से हैं? विकारक का अर्थ क्या है? ऐसे पद जो विकारियों में विकार उत्पन्न करे। देखो ये विकारी है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले जो हैं, फिर से बोल रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले जो हैं, उसका नाम विकारक है। अब ये विकारक किस किस के अनुसार, कौन कौन से विकारक है? किसी भी शब्द में किसके अनुसार रूपांतरण होता है? लिंग के अनुसार। या फिर किसके अनुसार होता है? बोलो, वचन के अनुसार। या फिर किसके अनुसार रूपांतरण होता है? कारक के अनुसार, या काल के अनुसार, या फिर वाच्य के अनुसार क्रिया बदल जाती है, और या फिर पुरुष जो है, पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसके अनुसार भी क्रिया का रूपांतरण होता है। और इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि ये लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष, ये जो छह चीजें हैं, ये हिंदी व्याकरण में विकारक के नाम से जानी जाती है। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष। मैं बहुत सरल बात अभी कर रहा हूं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि विकारी पद कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है सदैव आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी है। क्यों है? क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार इनमें विकार उत्पन्न होता है, इसलिए ये विकारी है। अविकारी कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और इसके साथ में मैंने आपको निपात भी जोड़ दिया। ये जो पांच चीजें हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब ये लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार कभी बदलते नहीं। इसका मतलब ये अविकारी है। एक तो ये सीधा सीधा प्रश्न आता है। फिर आपसे यह पूछा जा सकता है, निम्न में से किस विकल्प में विकारक पद है? तो विकारक कौन कौन से होते हैं? विकार उत्पन्न करने वाले लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। साथियों, ये एक चीज थी, लेकिन मैं ये चीज पढ़ाने के लिए आपके साथ नहीं आया। ये सब आप लोग जानते हैं कि ये बहुत सरल सी चीज थी जो मैंने आपके साथ में बांटी। इस कक्षा की शुरुआत अब हो रही है। हम सभी जानते हैं कि ये विकारी है, ये अविकारी है, ये विकारक है। ये तो मैंने आपको तथ्य दिए, इसमें कोई नई बात मैंने आपको नहीं दी। मैं बहुत बार परीक्षाओं में देखता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें आपसे यह पूछा जाता है, आप पुराना प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा। आपसे यदि मैं कहूं कि
संज्ञा पद के विकारक तत्व लिखिए मेरे साथ। यह प्रश्न यदि मैं आपको दूं, विकारक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, या फिर मैं कह दूं कौन कौन से नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दोगे अगले आधे घंटे तक? पहली बात तो यह है कि आज जो इस कक्षा को ठीक ढंग से सुन लेगा, मैं इतनी आश्वस्ति है सभी विद्यार्थियों को देता हूं कि वह विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और ये जो पूरा का पूरा भाग जो मैंने आपको लिखा, विकारी, अविकारी और विकारक, इसके बारे में कभी कोई समस्या उसको नहीं होगी। लेकिन आपको सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा। साथियों, प्रश्न आ गया कि संज्ञा पद के विकारक तत्व कौन कौन से हैं। मैंने आपको दिया लिंग, एक दिया मैंने वचन, एक दिया मैंने कारक, एक दिया मैंने काल और एक वाच्य और पुरुष दे दिया। मान लो कि 6 विकल्प हो गए और मैंने आपसे पूछा कि विकारक तत्व कौन सा नहीं है। आप उत्तर दीजिए, आप लोग उत्तर दें। संज्ञा पद के विकारक तत्व में से कौन नहीं है, इनमें से कौन सा तत्व जो है वो संज्ञा का विकारक तत्व नहीं है? तो क्या उत्तर देंगे आप लोग, बताएं। देखिए, जो संज्ञा पद आया इसकी जगह प्रश्न यह भी आ सकता है कि विशेषण पद के विकारक तत्व कौन से हैं, कौन से नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के विकारक तत्व कौन से हैं, कौन से नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिया के विकारक तत्व कौन से हैं, कौन से नहीं है। ये 4 प्रश्न हैं और विकार कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, यह हमें देखना है। तो साथियों, अब आपका उत्तर क्या होगा इसमें कि संज्ञा पद के विकारक तत्व कौन से नहीं है? क्या लिंग नहीं है, क्या वचन नहीं है, क्या कारक नहीं है, क्या काल नहीं है, कौन सा नहीं है? इस बात को जानने के लिए हमें एक नई प्रक्रिया की तरफ बढ़ना होगा। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, यहां पर वापस हम लौट करके आएंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, लड़का वह मोटा जाता है। मैंने आपके सामने ये वाक्य लिखा। देखिए, हां, ये सब बताएंगे, संबंध बोधक और संबंध समुच्चय बोधक में क्या अंतर है, क्या नहीं है, ये सब बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ चलिए आप लोग, यहीं पर इस तरह से देखिएगा। हम ये आज टेस्ट करेंगे कि संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, सर्वनाम के कौन कौन से हैं, विशेषण के कौन से विकारक है, कौन से नहीं है, क्रिया के कौन से विकारक है, कौन से नहीं है। इस प्रकार से जो है हम जो है आपको सारी चीज बताने वाले हैं। देखिए, अब ये लड़का जो पद है इसमें क्या है बोलो, संज्ञा पद है। वह क्या है, सर्वनाम पद है। मोटा क्या है, विशेषण है। और जाता है क्या है बोलो, क्रियापद है। पहले तो आप सभी साथी ये ध्यान रखें कि संरचना की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो ये जो मैंने वाक्य लिखा है ये वाक्य गलत है। यदि आपकी परीक्षा में यह आ गया कि लड़का वह मोटा जाता है, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आपको प्रथम दृष्टि में इसको अशुद्ध करना है। और कौन सा दोष है इस वाक्य में? पद क्रम का दोष है। अर्थात इसमें पदों का क्रम हिंदी की वाक्य संरचना में जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा पद क्रम नहीं है। इसलिए वाक्य संरचना की दृष्टि से यह जो वाक्य है यह अशुद्ध है, यह गलत है। पद क्रम नामक दोष है इसमें। लेकिन हमें यह जानना है कि किस तत्व के कौन से विकारक है। उसके लिए मैंने जानबूझ करके इसका क्रम ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने देखो, हमने पहले संज्ञा की बात करेंगे, फिर सर्वनाम की, फिर विशेषण की और फिर क्रिया की। इस क्रम को समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से इस वाक्य को लिखा है। साथियों, एक मेरे साथ आप टेबल बनाइए। देखिए, इधर लिख लें आप संज्ञा, यहां पर लिखें आप सर्वनाम, यहां पर विशेषण लिखें, यहां पर क्रिया लिखें। एक टेबल बना लीजिए और
ये देखिएगा, यहां पर लिंग लिखें, यहां पर वचन, यहां पर कारक, यहां पर काल, यहां पर वाच्य और यहां पर पुरुष। ये एक ही वाक्य जो है आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है, इसको यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना तो। अब देखिए, ये टेबल आप बना लें और अब अपन बात करते हैं कि लड़का वह मोटा जाता है, इस वाक्य में आया हुआ लड़का क्या है? तो लड़का जो है, लड़का क्या है बोलो? संज्ञा है। अब हमें यह बताना है, आप लोग ये बताइए कि ये लड़का जो संज्ञा है, ये लिंग के अनुसार रूपांतरित होता है, हां या ना? आप लोगों का क्या उत्तर होगा? क्योंकि लिंग के अनुसार संज्ञा रूपांतरित होता है। लड़का का लिंग जो लिंग के अनुसार रूपांतरण करेंगे तो लड़की होता है, नर का नारी होता है, पति का पत्नी होता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो संज्ञा जो शब्द है वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं। इसका मतलब संज्ञा एक विकारी पद है और लिंग उसका विकारक है। हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, संज्ञा जो है वो विकारी पद है और लिंग जो है उसका विकारक है। संज्ञा पदों में लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है, लेकिन यह बात सार्वभौम तो नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। और वो सार्वभौम क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग के अनुसार नहीं बदलते। जैसे उल्लू शब्द है, अब उल्लू का संज्ञा के अनुसार आप रूपांतरण करके उल्लूड़ी नहीं बना सकते, जीव से जीवड़ी नहीं बना सकते, कोयल से कोयलड़ी नहीं बना सकते। चिंटा और चिंटी प्रचलन में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नर और मादा वहां पर लगाना चाहिए। मगरमच्छ से मगरमच्छी नहीं बना सकते। कुछ संज्ञा शब्द हैं जो लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। मैं जब संज्ञा की बात करूंगा अगली क्लास में विस्तार से बात करने वाला हूं, और यदि आपने उसको सुन लिया तो जीवन में कभी संज्ञा को लेकर के कोई संदेह नहीं होगा। यह पूरा का पूरा संसार संज्ञाओं की निर्मित है। इस संसार से यदि हमारे भाषिक व्यवहार से संज्ञा को निकाल दिया जाए तो हमारी जिंदगी में कुछ पीछे बचता भी नहीं है। तो साथियों, कुल मिलाकर के संज्ञा एक विकारी पद है और लिंग उसका विकारक है। क्या संज्ञा वचन के अनुसार बदलता है, हां या ना? आप इस प्रकार से टेबल मेरे साथ बना ले। मैंने कहा कि संज्ञा लिंग के अनुसार बदलता है, तो वचन के अनुसार भी बदलता है। आप सभी का उत्तर होगा कि संज्ञा शब्दों में वचन के अनुसार भी रूपांतरण होता है। संज्ञा शब्दों में वचन के अनुसार भी रूपांतरण होता है। कैसे? लड़का शब्द है, लड़का का वचन के अनुसार रूपांतरण करते हैं तो क्या होगा? आप में से बहुत सारे साथी ऐसा कह सकते हैं कि लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लेकिन लड़का का बहुवचन स्पष्ट रूप से लड़के नहीं होता। लड़का का स्पष्ट बहुवचन है लड़कू, क्योंकि लड़के शब्द का प्रयोग एक वचन में भी हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि लड़के को खाना खिलाओ, लड़के को बुलाओ, लड़के को पाठ पढ़ाओ, लड़के को संज्ञा पढ़नी चाहिए, ये जितने भी वाक्य मैंने बोले इसमें लड़के जो शब्द है वह एक वचन में है। तो लड़के शब्द का स्पष्ट बहुवचन क्या होगा बोलो? लड़कू। कुल मिलाकर के संज्ञा शब्दों में वचन के अनुसार रूपांतरण होता है। अब आपसे कोई पूछे कि संज्ञा शब्दों में लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है, तो बिल्कुल होता है। वचन के अनुसार होता है कि बिल्कुल होता है। लेकिन सारे के सारे शब्द, सारे के सारे संज्ञा शब्द जो हैं वो वचन के अनुसार रूपांतरित नहीं होते। इस बात को नोट करें साथियों। द्रव्यवाचक संज्ञाएं कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। लिख लें, संज्ञावाचक जो संज्ञाएं हैं, जो द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं, जितनी भी द्रव्य के रूप में रहती है, तरल के रूप में रहती है, ठोस के रूप में रहती है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का मतलब यह होता है कि वह सारी तमाम चीजें जिनको खाने पीने से हमारा शरीर चलता है, चाहे फल है, सब्जी है, दुग्ध है, पानी है, जितनी भी छाछ है, कोई भी द्रव्य जो बहता है, और वह द्रव्यवाचक संज्ञाएं कभी भी वचन के अनुसार रूपांतरित नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन यदि बना दिया जाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं रहती नहीं है, फिर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैंने रावण शब्द बोला, तो रावण जो शब्द है वो कैसी संज्ञा है बोलो?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही मैंने रावणु शब्द का प्रयोग किया, अब वो व्यक्तिवाचक नहीं रहा, बोलो क्या बन गया? जातिवाचक। मेरा कहने का मतलब यह है कि संज्ञाओं का वचन के अनुसार रूपांतरण होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी वचन के अनुसार बदलती नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कभी वचन के अनुसार नहीं बदलती, और भाववाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचन में रहती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग यदि आपने बहुवचन में कर दिया तो वो जातिवाचक बन जाती है। मेरे पास ऊंचा एक शब्द था, ऊंचा विशेषण है, आई प्रत्यय जोड़ा, ऊंचाई बना, ऊंचाई भाववाचक है और ऊंचाइयां बना दिया तो वही जातिवाचक हो गया। तो स्पष्ट बात यह हुई कि जो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। और जातिवाचक संज्ञाओं के जो दो आगे भेद कर दिए गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती, द्रव्यवाचक नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा वचन बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती, और भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। यदि उसका बहुवचन हम बनाएंगे तो वो संज्ञा बदल करके जातिवाचक बन जाती है। यह ध्यान रखिएगा, जब मैं संज्ञा का बिंदु आपको पृथक रूप से पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मुझे यह बताइए कि संज्ञा विकारी है, लिंग उसका विकारक है, वचन उसका विकारक है, क्या कारक के अनुसार भी संज्ञा बदलती है? बोलो हां या ना। कारक के अनुसार भी। जी नेहा शर्मा, नमस्ते आप सभी को। वीरू मुधान। साथियों, कारक के अनुसार भी क्या संज्ञा बदलती है, हां या ना? तो यह ध्यान रखिएगा, मेरे जितने भी साथी इस कक्षा को देख रहे हैं, संज्ञाओं में कारकीय रूपांतरण होता है। कारक का निर्माण ही, कारक की उत्पत्ति ही संज्ञा के लिए हुई है। और हिंदी वास्तव में जब से हिंदी नाम हम देने लगे, हिंदी कोई यदि भाषाओं, सभी भाषाओं से कोई पृथक करने वाली कोई चीज है जिसको आज तक आप लोगों ने अवॉइड किया, आज तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हिंदी का कोई सबसे महत्वपूर्ण उपादान है हिंदी के पास, हिंदी की अस्मिता का वाचक कोई चीज है तो वो कारक है। यदि हिंदी में कारक नहीं हो तो हिंदी संस्कृत बन जाती है। यह विश्लेषणात्मक, हिंदी भाषा विश्लेषणात्मक है, संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है। रीट में पूछा गया प्रश्न है ये, क्योंकि हिंदी में प्रकृति और प्रत्यय विश्लेषित होते हैं, अलग अलग प्रयुक्त होते हैं, और यह कारक ही हिंदी की पहचान है। राम ने रावण को मारा, यहां पर ने और को जो रूपांतरण हो रहा है, राम ने रावण को, यही तो हिंदी की पहचान है। इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञा जो है, संज्ञा का रूपांतरण ध्यान रखिए कारक के अनुसार होता है, इसलिए संज्ञा विकारी है, कारक उसका विकारक है। अब आपसे आज के बाद में यदि कोई भी यह पूछ ले कि संज्ञा कैसा तत्व है, तो विकारी तत्व है, यह आप लोग जानते हैं। विकारी कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है कि ये विकारक है। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष। और संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं कि लिंग संज्ञा का विकारक है, वचन है, कारक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या संज्ञा का रूपांतरण काल के अनुसार भी होता है? क्या संज्ञा का रूपांतरण काल के अनुसार भी होता है? क्या ये लड़का संज्ञा थी, इसमें लड़के को क्या काल के अनुसार बदला जा सकता है, हां या ना? साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में काल के अनुसार केवल और केवल एक ही शब्द बदलते हैं और वह है क्रिया। हिंदी की जो वाक्य संरचना है, उस वाक्य संरचना में जो काल का अनुमान किया जाता है वह केवल क्रिया के आधार पर होता है। तो इसका मतलब संज्ञा जो है वो काल के अनुसार कभी भी रूपांतरित नहीं होती। यह कक्षा आपकी जिंदगी में मील का पत्थर हो सकती है, ऐसी साबित हो सकती है, आपको ध्यान से इसको सुनना है। साथियों, संज्ञा में काल के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। ऐसे मत बोलिए कि लड़का हूं, लड़का था, लड़का रहूंगा। यह हूं, था और रहेगा, यह क्रिया है, संज्ञा नहीं है। सुरेंद्र सुंदरलाल कटारा, नमस्ते बेटा, आप सभी को नमस्ते। साथियों, संज्ञा में काल के अनुसार रूपांतरण नहीं होता, वाच्य के अनुसार भी संज्ञा में रूपांतरण नहीं होता। तीन वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता है उसका निर्णय हम क्रिया के अनुसार करते हैं। इसलिए संज्ञा जो है कभी भी वाच्य के अनुसार नहीं बदलती, पुरुष के अनुसार भी नहीं बदलती। इसका मतलब ये क्लियर हो गई बात। यदि मैं आपको यहां से पूछूं, ये मैंने प्रश्न दिया कि संज्ञा पद के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, तो लिंग तो है, वचन भी है, कारक भी है। बोलो कौन नहीं है? काल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? काल। साथियों, इस प्रकार से यदि आपने प्रश्न किए, इस प्रकार से आपने सोच करके, चिंतन करके, ये एक एक प्रश्न आपकी जिंदगी को उथल पुथल कर सकता है। जहां पर हजारों अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं, वहां पर 0.001 का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है सफलता और असफलता में। जीतने वाला घोड़ा, इनाम पाने वाला घोड़ा, हारने वाले घोड़े से हजारों किलोमीटर दूरी से नहीं हारता, कुछ क्षण से, कुछ सेकंड से और मीटर के भी कुछ 100वें, 1000वें हिस्से से हारता है, लेकिन वो इनाम सर्वाधिक पाता है। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। आपकी जिंदगी में एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए अब आपसे मैं आगे बात करता हूं कि सर्वनाम के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, और उसके लिए फिर अपन वहीं पर चले जाते हैं। देखिए, यह सर्वनाम है। अब इस वाक्य में लड़का वह मोटा जाता है, इस वाक्य में यह वह क्या है? बोलो, सर्वनाम है। हम इसको टेस्ट करते हैं कि यह जो वह सर्वनाम है, इसका रूपांतरण किस किस के अनुसार होता है। साथियों, सर्वनाम विकारी है, मैं यह कहना चाह रहा हूं। और इस आपसे पूछ ले कि सर्वनाम के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, तो इसका समाधान कैसे करना चाहिए। हिंदी पूरी की पूरी गणितीय प्रविधि पर आधारित है। यदि हम इसको ठीक ढंग से पढ़ें, समझें, सीखें, तो आनंद ही आनंद आता है। और यदि आप इसके मन मस्तिष्क में आपने यह कर लिया कि हिंदी बहुत कठिन है, तो हिंदी आपको कभी ऊपर उठने ही नहीं देगी। यह हिंदी आपकी हिंदी करवाती है। चलिए मित्रों, अब मुझे बताओ कि सर्वनाम जो शब्द है वो क्या लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं, हां या ना? बेटा, सैकड़ों में कौन सा समास है? देखो, पहली बात तो समास का विषय नहीं है सुंदरलाल, आप माफी के साथ पूछ रहे हैं। सैकड़ों जो शब्द है ना बेटा, वो जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समास में 2 पद होने चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। बहुत सारी पुस्तकों में इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है। मैं सदैव कहता हूं कि हिंदी में बहुत सारे महात्मा हो गए हैं, बहुत सारे लेखक हो गए हैं। समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए, सैकड़ा एक ही पद है, इसलिए कोई समास नहीं है। मैं वापस यहां पर आ जाता हूं। विद्यार्थियों, लिंग के अनुसार यदि मैंने आपसे प्रश्न कर लिया, ऐसा ही की परीक्षा में प्रश्न आया कि सर्वनाम का विकारक लिंग है या नहीं, तो बताओ, सर्वनाम कभी भी लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होता। मैं कहता हूं लड़का वह मोटा जाता है, लड़की वह जाती है, नारी वह जाती है, वह शब्द स्थिर रहता है। वह लड़का जाता है, वह लड़की जाती है, वह भैंस जाती है, वह गाय जाती है, वह घोड़ा जाता है, वह हाथी जाता है, वह पर्वत है, वह हाथी है, वह शेर है, वह चिंटी है। वह पद जो है नहीं बदलता। इसका मतलब सर्वनाम विकारी है, लेकिन लिंग उसका विकारक नहीं है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में जो 2 लिंग की अवधारणा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो 11 सर्वनाम है, सर्वनामों के 6 भेद होते हैं, आप जानते हो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। यह, वह, मैं, आप, तू, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, ये जो 11 सर्वनाम है, इसमें से कोई भी सर्वनाम लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होता। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्वनाम का जो संबंध कारक के रूप है, लिख लीजिएगा, वो जरूर लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे मैं कहता हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जिसकी जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो लाठी के लिए और उसकी भैंस के लिए है ना। जिसका साम्राज्य, जिसका वैभव, संबंध कारक, संबंध सर्वनाम के रूप जरूर लिंग के अनुसार बदलते हैं, लेकिन मैं अभी विस्तार से बात नहीं करना चाह रहा। यह परिचयात्मक कक्षा है। मैं आपसे चाहता हूं कि सारे के सारे विद्यार्थी एक बार यह सीख ले कि आखिर होता क्या है। तो विद्यार्थियों, सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता। क्या वचन के अनुसार बदलता है? बिल्कुल हां, बदलता है। कैसे? देखो, यह सर्वनाम है, यह का क्या बनेगा? बोलो, ये। तो यह क्या है? एक वचन। ये क्या है? बहुवचन।
वह का क्या बनेगा बोलो वे, उसका क्या बनेगा, उस तो अलग बात हो गई, वह का बनता है। अब देखो यह का ये बनता है, वह का वे बनता है। आपको पहले तो यह बता दूं कि सर्वनाम का विकारक तत्व वचन है, लेकिन सारे के सारे सर्वनाम वचन के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं। सभी सर्वनामों का रूपांतरण वचन के अनुसार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि परीक्षा में आपसे पूछ ले कि सर्वनाम शब्द वचन के अनुसार बदलते हैं हां या नहीं, तो बिल्कुल बदलते हैं। कौन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे मैं कहता हूं कौन आ रहा है और कौन आ रहे हैं, तो कौन बदला नहीं, लेकिन यह का यह बदल हो गया, वह का वे हो गया। कौन कौन ही रहता है, जो ही रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये बदल जाते हैं वचन के अनुसार। इसका मतलब आपका जो उत्तर होने वाला है वह है कि सर्वनाम विकारी है और वचन उसका विकारक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। मुझे आप बताइए कि सर्वनाम शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण होता है, हां या ना। सर्वनाम शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण होता है कि नहीं होता है। तो साथियों, सर्वनाम शब्दों की कारकीय रूप रचना होती है, इसका मतलब सर्वनाम शब्दों के कारक भी विकारक तत्व हैं। सर्वनाम विकारी है, कारक उसका विकारक है। लिंग के अनुसार सर्वनाम नहीं बदले, वचन के अनुसार बदलते हैं, कारक के अनुसार बदलते हैं, काल के अनुसार नहीं, वाच्य के अनुसार नहीं, पुरुष के अनुसार नहीं, कारक के अनुसार सर्वनाम शब्दों में रूपांतरण होता है। लेकिन वो होता कैसे है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो जैसे यह सर्वनाम है, यह का क्या बनता है बोलो इस बनता है, वह का क्या बनता है बोलो उस बनता है। अब ये इस बनने के बाद में यहां पर इसने ये कर्ता कारक है, इसे या इसको ये कर्म कारक है, इसके द्वारा ये करण कारक है, इसके लिए ये संप्रदान है और इससे अपादान है। इसका इसकी इसके संबंध कारक में तीन रूप होते हैं, इसका इसकी इसके। और यहां पर क्या होता है, इसमें सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संज्ञा शब्दों का जो है, संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है। मैं कह सकता हूं हे राम, हे श्याम, हे घनश्याम, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हे ये इधर आ। तो आप ये ध्यान रखो, पहले यह था, यह का रूपांतरण हुआ इसके अनुसार। सर्वनाम जब पढ़ूंगा विस्तार से बात करेंगे। वह का रूपांतरण हुआ उसके अनुसार और फिर उसमें कारक चीज जुड़ा, उसने, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें। हिंदी में भी शब्दों के रूप चलते हैं। हां आप ठीक सुन रहे हैं, मैं सर्वनाम है, ये मैं सर्वनाम है। इसके रूप क्या हुआ बोलो, कर्ता कारक में मैंने, यहां पर क्या होगा बोलो कर्म कारक में मुझे या मुझको। एक तो ध्यान रखना, कभी भी मेरे को प्रयोग नहीं करें, यह गलत होता है। मेरे को पुस्तक चाहिए, यह वाक्य अशुद्ध है। मेरे को पुस्तक चाहिए, वाक्य अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने, मुझे, मुझको, और यहां पर क्या होगा बोलो मुझसे, मुझसे। यहां पर क्या होगा मेरे लिए, मुझके लिए नहीं होगा, यह ध्यान रखना। आगे यहां पर मुझसे होगा, मेरे से नहीं। और यहां पर मुझका नहीं होगा, यहां पर मेरा, मेरी, मेरे होगा। और यहां पर मेरे में नहीं होगा, यहां पर मुझ में होगा। विस्तार से बात करूंगा जब सर्वनाम शब्दों की बात करूंगा। साथियों, टेलीग्राम लिंक सुमन पूछ रही है, बेटा आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसके अबाउट में जाएं और अबाउट में जाकर के आप जाओगे तो वहां पर एक लिंक है और उस लिंक को आप ज्वाइन कर लो, तो वहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो साथियों ये बात थी, सर्वनाम शब्द जो है उनमें कारकों के अनुसार रूपांतरण होता है, काल के अनुसार, वाच्य के अनुसार, पुरुष के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। अब आज के बाद में आपकी जिंदगी में कभी भी कोई यह पूछे कि सर्वनाम शब्दों में लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है, बिल्कुल नहीं होता। वचन के अनुसार होता है कि हां, कारक के अनुसार होता है, बिल्कुल होता है। काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार भी नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए,
अब आगे बात करता हूं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको यदि मैं पूछूं कि इस प्रश्न का, मैंने कहा कि सर्वनाम के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, तो लिंग नहीं है, वचन है और कारक है। काल भी नहीं है, वाच्य नहीं है, पुरुष नहीं है। अब यही प्रश्न आ गया कि विशेषण पद के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। चलिए उसके लिए हम आगे चलते हैं। ये देखो, इस वाक्य में मोटा क्या है, विशेषण है। कोई भी जो सर्वनाम है, हां ये देखिए पटवार के लिए भी है, ये एसआई के लिए भी है, ये कक्षाएं रीट के लिए बहुत उपयोगी है, ये कक्षाएं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और हिंदी की वह सारी समस्त परीक्षाएं जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम, व्याकरण का पाठ्यक्रम है, वो जरूर है। साथियों हिंदी साहित्य की कक्षाएं जो है, कुछ आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो वहां पर एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जो है देख सकते हो। चलिए साथियों, विशेषण जो है वो विकारी है और विशेषण के विकारक कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर से सुनिएगा, विशेषण एक विकारी पद है और इसके विकारक कौन कौन से हैं। मैं आपसे पूछता हूं विशेषण लिंग के अनुसार बदलता है, हां या ना, तो सबका उत्तर क्या होगा, बोलो हां। विशेषण लिंग के अनुसार बदलता है। यहां पर मोटा है, लिंग के अनुसार मोटी हो सकता है। वह लड़की मोटी जाती है, तो यदि विशेष्य स्त्रीलिंग का होता तो मोटा का मोटी बन जाता, छोटा का छोटी, अच्छा का अच्छी, सुंदर का सुंदरी होता है, लेकिन हम प्रयोग में नहीं करते। हिंदी में इस प्रकार जो है हम प्रयोग नहीं करते। यह भी आपको ध्यान रखना है कि विशेषण जो है लिंग के अनुसार बदलते हैं, लेकिन सारे विशेषण नहीं बदलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि उसकी मधुर आवाज है, जबकि संस्कृत में मधुरा होना चाहिए, और हिंदी में मधुरा बोलोगे तो गड़बड़ है। हिंदी की प्रकृति कुछ ऐसी है, वहां पर लोक व्यवहार से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द रूपांतरित होता है और कौन सा शब्द रूपांतरित नहीं होता है। तो साथियों, विशेषण शब्द लिंग के अनुसार बदलते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए हां। क्या विशेषण शब्द वचन के अनुसार बदलते हैं? बिल्कुल बदलते हैं। विशेषणों में वचन के अनुसार रूपांतरण होता है। मोटा लड़का, मोटे लड़के, अच्छा अच्छे, लेकिन सुंदर का सुंदरे नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। सुंदर का सुंदरे नहीं होगा। गोरा लड़का गोरे लड़के होता है, बड़ा लड़का बड़े लड़के होता है, छोटा छोटे, सुंदर का सुंदरे नहीं, मधुर का मधुरे नहीं। जो संस्कृत के तत्सम विशेषण है वह वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। हिंदी की ऐसी व्यवस्था है। विस्तार से मैं बात करूंगा। विशेषण बहुत अच्छा टॉपिक है हिंदी का। जब मैं विशेषण पृथकतया पढ़ूंगा उस दिन इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। अभी इतना ही जान लिए कि विशेषण विकारी है, वचन उसका विकारक है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई कि विशेषण कारक के अनुसार बदलता है, हां या ना। जितने भी लोग इस कक्षा को देख रहे हैं, मुझे यह बताइए, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि विशेषणों का रूपांतरण कारक के अनुसार होता है, हां या ना, तो आपका उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताइए। विशेषण शब्दों का कारक के अनुसार रूपांतरण होता है, हां या ना? साथियों, विशेषण शब्दों का कारक के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। और आगे की जो लाइन बोल रहा हूं यह आपकी परीक्षा के लिए आज नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे साथ लिखिए। यदि विशेषण शब्दों के साथ, ध्यान रखिए, विशेषण शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो ऐसे विशेषणवाचक शब्द वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह ध्यान रखिएगा। विशेषण शब्दों के साथ, हां, विशेषण शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग कर दोगे तो वो विशेषण रहता ही नहीं है, फिर वो संज्ञा बन जाता है। देखो, हम विद्यार्थी अक्सर भूल क्या करता है, मैंने आपसे पूछा कि सुंदर क्या है,
मैंने कहा बड़ा क्या है, मैंने कहा छोटा क्या है, मैंने कहा पतला क्या है, मैंने कहा स्थूल क्या है, मैंने कहा कृश क्या है, मैंने कहा ऊंचा क्या है। ये सब क्या है? विशेषण है। और यहीं से आगे की 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, यहीं से हमारी गलती होती है। व्याकरण कभी भी या शब्द जहां पर भी है, शब्द कभी रटने का विषय नहीं होते, शब्द हमेशा समझने का विषय होते हैं। और मनुष्य सृष्टि में मनुष्य की यदि कोई पहचान, यदि कोई अभिधान, या इस मनुष्य की जगत के पास यदि कोई सार्वभौम उपहार प्रकृति का दिया हुआ या ईश्वर का दिया हुआ है, तो वो शब्द ही हैं, वो भाषा ही है, जिसके माध्यम से हम इस मनुष्य से जो है आगे की यात्रा शुरू करते हैं। पशु से हम अलग होते हैं। संपूर्ण सृष्टि में यदि हम कुछ अलग हैं तो वो इसीलिए है क्योंकि मनुष्य सृष्टि के पास भाषा है, बाकी सृष्टियों के पास भाषा नहीं है। तो साथियों, विशेषण शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसे विशेषण शब्द वाक्य में किसका काम करते हैं? संज्ञा का काम करते हैं। यहां से अवश्य प्रश्न आता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये रट लेते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जब विस्तार से बात करूंगा तब इसके बारे में बात करूंगा मैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह गुणवाचक विशेषण है। अब मैंने आपको कहा कि मोहन, लिखिए, मोहन सुंदर लड़का है। अब मैंने आपसे पूछा कि इस वाक्य में सुंदर क्या है, तो सुंदर क्या हुआ? बोलो, विशेषण है। और यदि मैंने कहा कि मोहन सुंदर गाता है, मोहन सुंदर गाता है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? बताइए कोई। यदि मैंने आपसे कहा कि मोहन सुंदर लड़का है या वह सुंदर है, मैंने यहां पर इस वाक्य में जो आया हुआ जो सुंदर शब्द है यह विशेषण है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने लिखा मोहन सुंदर गाता है। मोहन सुंदर गाता है, इस वाक्य में यह सुंदर जो है वो क्या है? इस वाक्य में आया हुआ जो सुंदर है वो विशेषण नहीं है। इस वाक्य का जो सुंदर है वह साथियों क्रिया विशेषण है। और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब मैंने कहा कि मोहन सुंदर को बुलाओ, मोहन सुंदर को बुलाओ, इस वाक्य में बुलाओ, इस वाक्य में आया हुआ सुंदर जो है वो विशेषण भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, अपितु ये जो सुंदर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी शब्द का, यस, प्रवीण सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा गाता है? सुंदर गाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेरे साथ लिखिएगा। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक सूत्र दे रहा हूं, कास पर कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। का अर्थ कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। मोहन सुंदर गाता है, यह इस वाक्य में आया हुआ जो सुंदर है वह क्रिया विशेषण है। लेकिन कैसा क्रिया विशेषण है? वो कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। तो यहां पर कालवाचक नहीं हो सकता, स्थानवाचक नहीं हो सकता, परिमाणवाचक नहीं हो सकता, रीतिवाचक विशेषण है। क्रिया से कैसे प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वह रीतिवाचक होता है। कहां प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कितना, उतना, जितना, इतना, तितना, ये जो है परिमाणवाचक है। और जो कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाण और रीतिवाचक कैसे वाला जो है वो रीतिवाचक है। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। लेकिन इस वाक्य में आया हुआ जो सुंदर पद है वो साथियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और इसमें मैंने कहा कि मोहन सुंदर को बुलाओ, इस वाक्य में आया हुआ जो सुंदर है वो क्या है? बोलो, संज्ञा है। और मैंने कह दिया कि तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए, सुंदर कहां रह गए? ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बोल के बता देता हूं। तुम आ गए, सुंदर कहां रह गए? इस वाक्य में आया हुआ सुंदर जो है वो सर्वनाम है। किसी भी
शब्द की आपको रट्टा नहीं लगाना है। हर एक शब्द अब वाक्य में प्रयुक्त होने पर अलग अलग प्रकार से उसका अर्थ हो जाता है, अलग अलग प्रकार से उसका संदर्भों के अनुसार उसका अर्थ होता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, विशेषण शब्दों के साथ कभी भी कारक चिन्ह देखो, कभी भी। मैंने कहा बड़े ने मुझे कहा है, बड़े ने मुझे कहा है, बड़े के साथ में ने का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब यह संज्ञा हो गई। और बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, संज्ञा आ गई क्योंकि का प्रयोग हो गया है। तो यह आपके लिए एक विशेष बात है कि विशेषण शब्द जो है वो कारक के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं, कारक के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं, और यदि रूपांतरित करोगे तो वो विशेषण नहीं रहेंगे, फिर वो संज्ञा शब्द बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, क्या विशेषण काल के अनुसार रूपांतरित होता है? नहीं साहब, वाच्य के अनुसार नहीं, पुरुष के अनुसार नहीं। अब आज के बाद में यदि आपसे सर्वनाम कैसे सर बेटा, यदि मैं आप देखो, मैंने आपको कहा कि तुम सब आगे वे सुंदर कहां रह गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो संज्ञा के स्थान पर कोई सुंदर लड़के थे, उनके लिए ये सर्वनाम केवल यही नहीं है 11 ही। मैं सर्वनाम जो है अगली 3 क्लास के बाद में पहले संज्ञा की बात करेंगे, आगे की क्लास में फिर सर्वनाम की बात करूंगा, उस दिन विस्तार से बात करूंगा, पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। भाषा रटने का विषय नहीं है, परिभाषाओं से काम नहीं चलता, भाषा को जीना पड़ता है। और आजकल की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में बिल्कुल क्रियाशील अप्लाइड हिंदी आती है, वहां पर किसी गाइड को देख करके हिंदी का प्रयोग नहीं होता। कुछ शिक्षक बहुत अच्छा प्रश्न पत्र बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं कुछ अच्छी पाठ्य पुस्तकें पढ़ें और अच्छी सामग्री से अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सज्जित करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं लास्ट क्रिया की। विद्यार्थियों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी हैं। अब आपसे कोई पूछे कि विशेषण के विकारक कौन कौन से, तो लिंग है और वचन है, बाकी कुछ नहीं है। क्रिया क्या लिंग के अनुसार बदलती है, हां या ना? तो सबका उत्तर होगा कि क्रिया जो है लिंग के अनुसार बदलती है। साथियों, मैंने कहा राम जाता है, इसमें जाता है क्रिया का प्रयोग राम के अनुसार हुआ है। रमा जाती है का प्रयोग रमा जो कि स्त्रीलिंग है उसके अनुसार हुआ है। कहना नहीं होगा, हिंदी में क्रिया लिंग के अनुसार बदलती है, संस्कृत में क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलती। राम पठति, श्याम पठति, गीता पठति, सीता गायति, अहम गायामी। तो यहां पर ये गायति जो शब्द है वो लिंग वचन से निरपेक्ष है, यह ध्यान रखिएगा। संस्कृत में क्रिया जो है लिंग के अनुसार नहीं बदलती, हिंदी में क्रिया लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है। इसका मतलब क्रिया विकारी है और लिंग उसका विकारक है। साथियों, आगे देखिएगा, वचन के अनुसार क्रिया बदलती है क्या? बिल्कुल बदलती है। आप जैसा कि जानते हैं, जाता है एक वचन है और जाते हैं बहुवचन है। रहा है, रहे हैं, आया है, आए हैं, गया है, गए हैं। एक तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, चलिए देखो, तुरंत आप लिखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये गया एक वचन है और उसको गए बहुवचन ऐसे बना देते हैं, ये गलत है, आपको गए करना है। इसी प्रकार आया जो है उसका हम आए कर देते हैं। मानक दृष्टि से आए का प्रयोग करें, न कि आए। इसी प्रकार कुछ लोग चाहिए ऐसा लिखते हैं, लिखिए, बैठिए, ये का प्रयोग इन तीनों में नहीं होगा। चाहिए इस प्रकार से प्रयोग करें, चाहिए, इसी प्रकार लिखिए, आइए। कभी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, अभी मुझे प्रसंग प्राप्त याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए साथियों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिया जो है वचन के अनुसार बदलती है। क्या क्रिया कारक के अनुसार बदलती है, हां या ना? अभी एच टेट में पूछा गया प्रश्न, हरियाणा टेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, क्या क्रिया का विकारक कारक है, हां या ना? निरंजन बागड़ी, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। ममता मुंडिया, सुंदरलाल कटारा, जी हां, मानक रूप ए है बेटा, हां बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो साथियों, क्रिया जो है वचन के अनुसार बदलती है, लिंग के अनुसार बदलती है, लेकिन क्रिया क्या कारक के अनुसार बदलती है, हां या ना? तो आप सभी लोगों का उत्तर यह ध्यान रखिएगा चाहिए, बड़ी सारी ना है। क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलती है। फिर से बोल रहा हूं, क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलती है। फिर से बोलूंगा,
क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलती है। बार बार बोल रहा हूं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिया लिंग के अनुसार बदलती है, वचन के अनुसार, काल के अनुसार क्रिया बदलती है, तो बड़ी सारी हां है। क्रिया में काल की परिकल्पना, काल की संकल्पना जो है वो क्रिया के लिए की गई है। सामान्य दृष्टि से, यदि स्थूल दृष्टि से बात करूं तो काल के 3 भेद है। वैसे तो काल के कोई भेद होता ही नहीं है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से काल के 3 भेद हो गए, भूत भविष्य वर्तमान, और फिर उसके अवान्तर भेद हो गए। जाता हूं, जाऊंगा, जाता हूं, जाऊंगा, जाता था। किसी भी क्रिया का रूपांतरण 5 प्रकार से होता है। खाता हूं, खाऊंगा, खाता था, खाऊं, खाना चाहिए। मेरे साथ बोलिएगा। बैठता हूं, बैठूंगा, बैठता था, बैठूं, बैठना चाहिए। आता हूं, आऊंगा, आता था, आऊं, आना चाहिए। क्रिया का रूपांतरण 5 प्रकार से होता है, यह भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर के यदि आपसे, साथियों यह सब स्पेशल है। दूसरी बात, मैं आपसे सदैव ये कहता हूं कि ये कौन, दीनदयाल शर्मा, देखो मैं आपसे सदैव ये कहता हूं कि जो मेरे पास मां सरस्वती की कृपा से जो भी मेरे पास है, मैं बहुत उत्साहित होकर के आप लोगों के साथ आता हूं, उत्साह के साथ आप लोगों के साथ बांटता हूं। हां, कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा स्तर कहीं अलग नहीं हो जाए, तो आपके समझ से बाहर नहीं चले जाए, लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि एक बार आप जो है, मेरी कक्षाएं उपलब्ध है YouTube पर और निःशुल्क है। यदि आप एक बार वहां से पढ़ लें, मुझे आपका केवल और केवल इतना शुल्क चाहिए कि आप पढ़कर के जिंदगी में सफल हो जाएं, आप अपने सपने पूरे कर लें। और मेरा स्वप्न यह है कि जो मैंने पढ़ा है मैं आप तक लेके आ जाऊं। यही मेरा उड़न होने का सबसे बड़ा तरीका और माध्यम मैं मानता हूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आप सब लोगों को खूब शुभकामनाएं। और स्पेशल कुछ नहीं होता इस संसार में। इतना ध्यान रखें कि आपको बस इतना सा विश्वास होना चाहिए कि डॉक्टर मैया जो बोल रहे हैं वो भले ही कम बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे या कैसे भी बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो प्रामाणिक बोलेंगे। और ये मैं आपसे कहता हूं, अभी तक मैंने 3 पुस्तकें हिंदी व्याकरण पर हम लोगों की आ चुकी है। हिंदी वृहद व्याकरण कोश भारतीय भाषाओं की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक, पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय पुस्तक है। अभी हाल ही में एक पुस्तक हिंदी व्याकरण माला मैंने विशेष करके अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थी जो हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये चीजें मैंने आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन मेरा तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि मैं जो कुछ बोलूं वो आपके काम आए, ये मेरे पास स्पेशल है। और आप सभी को प्रणाम। चलिए, तो मित्रों, क्रिया जो है काल के अनुसार बदलती है, बिल्कुल बदलती है। जाता हूं, जाऊंगा, जाता था, जाऊं, जाना चाहिए। वाच्य होता ही क्रिया के आधार पर है। हिंदी में वाच्य का मतलब है कहने का ढंग। देखो, हम किसी भी बात को कितनी प्रकार से कह सकते हैं जी नेमीजेफ, हम किसी बात को कितनी प्रकार से कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैं भोजन करता हूं, तो ये कर्तृवाच्य है, मेरे द्वारा भोजन किया जाता है, कर्मवाच्य है। और मुझसे नहीं किया जाता या भोजन नहीं किया जाता, यदि कर्म का निषेध कर दिया, भाववाच्य। साथियों, ये जो किया, मैं भोजन करता हूं, किया जाता है, ये करता हूं, किया जाता है, खाता हूं, खाया जाता है, बैठता हूं, बैठा जाता है। मेरे साथ बोलिए। सोता हूं, सोया जाता है, देखता हूं, देखा जाता है, हंसता हूं, हंसा जाता है, रोता हूं, रोया जाता है, दौड़ता हूं, दौड़ा जाता है। क्रिया में ये जो रूपांतरण हो रहे हैं, ये वाच्य के अनुसार हो रहे हैं। 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कभी विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बहुत सरल है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया का रूपांतरण वाच्य के अनुसार होता है, हां या ना। तो आपकी बड़ी लंबी सारी हां होनी चाहिए कि हां, वाच्य के अनुसार क्रिया में रूपांतरण होता है। पुरुष के अनुसार, यह बड़ी गजब की चीज है और मौलिक चीज है। आप सभी को आशीर्वाद बंधु। ये देखिएगा, क्रिया में पुरुष के अनुसार रूपांतरण कैसे होता है। देखो, पुरुष में 3 चीजें आती है, एक तो मैं, एक तू, एक आप, है ना, और कुछ भी ले लो। देखो, अब जैसे कहता हूं मैं के साथ कभी भी यही प्रयोग होता है। मैं जाता हूं, मैं गया, मैं आया, मैं बैठा, मैं जाता हूं। तू जाता हूं नहीं कह सकते,
जाता हूं कर लीजिएगा, मैंने लिखने में गलती कर दी है, सॉरी। मैं जाता हूं, अब यहां पर तू के साथ जाता हूं नहीं करेंगे, तू जाता है। मैं के साथ हूं का प्रयोग होता है, मैं के साथ हूं का प्रयोग होता है, और मैं के साथ हूं का प्रयोग, तू के साथ है का प्रयोग, आपके साथ है का प्रयोग। तो ये हूं है और है का जो प्रयोग हो रहा है किसके अनुसार हो रहा है? पुरुष के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया एक विकारी पद है, और इसके विकारक कौन कौन से? लिंग है, वचन है, काल है, वाच्य है, और पुरुष के अनुसार भी क्रिया का रूपांतरण होता है। यह एक टेबल थी। इस टेबल के माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने इस कक्षा को अभी तक सुना, मैं यह कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी इस चीज से आपको कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछता है संज्ञा का विकारक कौन कौन सा है, बोलो, कर दोगे हां या ना? आपसे पूछता है सर्वनाम का विकारक कौन सा है, कर सकते हो। विशेषण का विकारक कौन सा है, और क्रिया का विकारक कौन सा है, यह भी ध्यान रखें। सबसे ज्यादा विकारक होते हैं क्रिया के। कौन कौन से? लिंग, वचन, काल, वाच्य, पुरुष। और विशेषण के दो होते हैं, कौन कौन से? लिंग और वचन। सर्वनाम का लिंग नहीं होता, वचन और कारक विकारक है। संज्ञा का लिंग, वचन और कारक होता है। संज्ञा के 3 विकारक हैं, सर्वनाम के 2 विकारक हैं, विशेषण के 2 विकारक हैं, और क्रिया के 5 विकारक है। क्रिया केवल जो है हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों, यहां से मैं कुछ अलग बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूं, और अब कक्षा का एक पड़ाव यहां पर समाप्त होता है। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक मैंने कुछ जो पढ़ा है हम लोगों ने, उसके बारे में हम बात करते हैं, और फिर एक कुछ नई चीज जो है आप लोगों के साथ बात करेंगे। देखिए क्या होता है साथियों, आपको कोई पूछे कि हिंदी में प्रयोग के आधार पर, हिंदी में प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? आप सबका उत्तर क्या होगा? भाई, एक तो संरचना के आधार पर, जब संरचना के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर है। उसको कुछ लोग उत्पत्ति के आधार पर भी मानते हैं। कुछ जो है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ व अर्थ के आधार पर होते हैं। ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सारणी के माध्यम से आसान हो गया है। कृपया बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट जो है बोल चित्रा, हाँ जी, हाँ, मेरी एक बुक है, 2 बुक है, एक हिंदी वृहद व्याकरण कोश, एक हिंदी व्याकरण माला। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम यहां पर बात करते हैं मित्रों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। यदि मैं आपसे ये पूछूं तो आपको सीधा सीधा आपका उत्तर होना चाहिए कितने शब्द भेद हैं? 8। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के, हिंदी व्याकरण में वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 भेद हैं। नहीं तो कम है, नहीं तो ज्यादा है। चलिए आइए, मैं अब कुछ एक विशेष बात करने वाला हूं। बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के आप लोग सुने, और आपके अंतःकरण में मेरी जो बात है वह प्रविष्ट हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों, अब आप जितने भी साथी जो कक्षा को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं या देखने वाले हैं, वो आप इस तरह से सोचे, आप कोई भी शब्द जो है अपने मस्तिष्क में सोचिए। आप जो है पर्वत सोचिए, पहाड़ सोचिए, हाथी सोचिए, घोड़ा सोचिए, गाय, पेन, कलम, लेखनी, पति, पत्नी, मित्र, शत्रु, कोई भी जो शब्द जो आपके मस्तिष्क में आ सकता है, वो कोई भी शब्द सोचिएगा। जैसे मैंने कहा, एक कोई भी शब्द ले लिया मैंने, पानी। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये पानी है क्या? देखो, आज तक आपने जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ी है, उस तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे प्रतियोगी, बहुत सारे परीक्षार्थी मुझे कहते हैं, गुरुजी संज्ञा कभी समझ नहीं आती।
साथियों, संज्ञा में समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप रटते रहोगे जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और जिस दिन से आपने रटना छोड़ दिया, जिस दिन से आपने अपने आप को प्रज्वलित किया, शब्द को समझना शुरू कर दिया, व्याकरण को समझना शुरू कर दिया, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो चलिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर 8 भेद हो गए। इसमें 8 में 4 तो विकारी है, मैं आपको बता चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम, और 4 जो है अविकारी है, क्रिया विशेषण इत्यादि। अब ये 8 भेदों को हमें किस प्रकार से जानना चाहिए? आपसे बहुत बार परीक्षक पूछता है, एक वाक्य दे देता है, उसमें किसी के नीचे अंडरलाइन, किसी शब्द विशेष के नीचे रेखा खींच दी जाती है और आपसे यह पूछा जाता है कि उक्त पद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण क्या है, और या फिर इस रेखांकित पद का परिचय दीजिएगा। ये दोनों चीजें जो हैं, इन दोनों चीजों पर आगे आधा घंटा बात करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जो भी, अभी आंखें बंद कीजिएगा, आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है, जो जितने भी पदार्थ आ रहे हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी नाम है, जो भी घटना है, संसार की हर एक वस्तु, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, ये संज्ञाओं से निर्मित है। साइंस जिसको, विज्ञान जिसको द्रव्य कहता है, विज्ञान जिसको द्रव्य कहता है, जिसको हम मैटर कहते हैं, व्याकरण में वही शब्द जो है संज्ञा बन जाता है। यह पूरा का पूरा संसार संज्ञाओं की निर्मित है। हमारी जिंदगी से यदि संज्ञा को निकाल दिया जाए तो हमारा मौन होना हमारी नियति हो जाएगी। तो साथियों, आपके मन मस्तिष्क में जो भी शब्द आ रहा है वो सारे के सारे शब्द क्या है? संज्ञा है। अब देखो, पानी शब्द लिया तो पानी क्या है? संज्ञा है। तो याद रखो, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी परिभाषाएं दे रहा हूं, व्याकरण में लिखिएगा। व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में जो पदार्थ के नाम को जो सूचित करता है वह संज्ञा शब्द है। अब आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, हाँ, सेकंड ग्रेड सुशील, सेकंड ग्रेड संस्कृत का कोर्स जो है वो चाहिए तो कैसे मिलेगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं चैनल पे आता हूं तो वहां पर आपको मिल जाएगा, और कुछ हिंदी और संस्कृत दोनों लेता ही हूं मैं। चलिए, तो साथियों, व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द है। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई यदि बहुत ज्यादा उफन रहा है कि ये तो सामान्य बातें कर रहे हैं सर, तो ध्यान रखिएगा, ये सामान्य बातें ही हमारी जिंदगी बिगाड़ते हैं, और सामान्य चीजें ही हमारी जिंदगी को उच्चता की तरफ लेके जाती है। तो ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा है। आपको यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि व्याकरण में पदार्थ संज्ञा नहीं है। व्याकरण में पदार्थ संज्ञा नहीं है, पदार्थ का नाम संज्ञा है। देखो, आपके सम्मुख जो व्यक्ति खड़ा, जिसको आप लोग देख रहे हो, इसका नाम कृष्ण है। ये कृष्ण जो सामने खड़ा है, ये संज्ञा नहीं है। इस खड़े हुए जो संगात, जो पिंड विशेष है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये संज्ञा नहीं है, अपितु इसका जो नाम लिया है, कृष्ण, मोहन, सोहन, श्याम, घनश्याम, ये जो नाम है वो संज्ञा है। इसका मतलब पदार्थ का नाम जो है वह संज्ञा है, पदार्थ संज्ञा नहीं है। जब आप चौपाया जानवर देखते हो जिसको गाय कहते हो, वो गाय की जो आकृति है वो संज्ञा नहीं है, उस आकृति का जो नाम है वह संज्ञा है। थान सिंह चौधरी, बिल्कुल, हाँ, मुझे कई बार लगता है कि मैं बहुत सामान्य बातें करता हूं, तो कई विद्यार्थी क्योंकि थोड़े आगे स्तर के भी होते हैं, लेकिन मैं यहां पर मेरी जो कक्षाएं हैं मैं उस विद्यार्थी के लिए लेके आता हूं जो सीखना चाहते हैं और बिल्कुल शून्य से सीखना चाहते हैं। चलिए, तो व्याकरण में पदार्थ संज्ञा नहीं है, पदार्थ का नाम सूचित करने वाला जो शब्द है वो संज्ञा है। अब मित्रों, अब ये पानी की जगह मैं कुछ भी दुग्ध ले सकता हूं, हाथी, घोड़ा, पर्वत, मैदान, कुछ भी ले सकता हूं, तो वो पदार्थ होगा। और पदार्थ का नाम, क्योंकि पानी जब मैंने बोला तो पदार्थ आया, चाहे पदार्थ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, भाव हो, गुण हो, दोष हो, सब संज्ञा है। और उस पदार्थ के, हाँ, जो संज्ञा को धारण करता है, रविंद्र सिंह खिरिया, बिल्कुल वो संजी होता है। वहां थोड़ा आगे मैं जा नहीं रहा हूं, वो संज्ञा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा उस दिन बात करेंगे। वेरी गुड। देखो, अब इस पानी के विषय में मैं कुछ
एक शब्द के द्वारा कुछ विधान करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, पानी एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है और इस पदार्थ के विषय में मैं कुछ विधान करता हूं। मैं कहता हूं कि पानी बहा, पानी गिरा, पानी बरसा, पानी कुछ पानी पिया। तो मैंने कहा कि पानी घिरा, पानी बरसा, कुछ भी बोला। अब ये घिरा क्या है? ये घिरा जब मैंने बोला तो आपके मस्तिष्क में कोई पदार्थ नहीं आया। जब मैंने घिरा बोला तो पदार्थ नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के विषय में, मेरे साथ साथ लिखिएगा, पदार्थ के विषय में विधान करने वाले, पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को, पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। एक तो क्रिया अलग है, धातु अलग है, यह ध्यान रखिएगा। धातु का अर्थ होता है जो क्रिया का जो मूल है, रूट ऑफ द वर्ड्स, जो क्रिया का जो मूल है वह धातु है, यह भी ध्यान रखिएगा। हां, प्रवीण सिंह जी, देखिए पानी जो है, पानी के विषय में मैंने घिरा शब्द से एक विधान किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपसे कोई पूछे कि क्रिया किसे कहते हैं, तो यह परिभाषा ध्यान रखो। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, पटवार परीक्षा, जो विगत पटवार परीक्षा थी, उसमें एक बहुत सरल सा प्रश्न किया गया। किसी एग्जामिनर ने यह कहा कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? मेरी बात को नोट कर लें, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हुआ यह था कि बहुत सारे गुरुजी से आप लोग पढ़ते हो और गुरुजी कहते हैं कि पदार्थ की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण है, या फिर हमने एक रटी रटाई परिभाषा जो 8th क्लास की थी, वो 8th क्लास की परिभाषा यह होती है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वह विशेषण होते हैं। एग्जामिनर ने यह पूछा कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। वहां पर पूरे के पूरे जो प्रतियोगी छात्र थे वो चक्कर खा गए। मित्रों, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। अब ये व्याप्ति कैसे मर्यादित होती है, आज बात करने वाले हैं। तो देखो, पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अपन क्रिया बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मित्रों, क्योंकि घिरा पदार्थ नहीं है, इस पानी के विषय में कुछ विधान किया गया, इससे घिरा, बहा, बरसा, कुछ भी बोला। अब मैंने यहां पर कहा साफ पानी घिरा या मेला पानी घिरा, मेला पानी। अब मैंने ये मेला शब्द बोला, मेरी बात को एक एक ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि मेला पानी घिरा, इसमें मेला क्या चीज है, साफ क्या चीज है? गर्म पानी घिरा, ठंडा पानी घिरा, बरसात का पानी घिरा। मैंने कुछ एक शब्द लिया। अब ये देखो, पानी पदार्थ था, लेकिन मेला बोलने से कोई पदार्थ आपके मन में नहीं आ रहा। इसका मतलब मेला शब्द से इस पानी के विषय में कुछ विधान भी नहीं किया जा रहा। इस पानी शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा, मेला। तो मेला इसमें क्या है? विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि यहां पर ये क्या है? पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले शब्द जो है संज्ञा है, पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया है, और विधान जो है पदार्थ की विशेषता, पदार्थ की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, बताने वाले शब्द जो हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो, विशेषण बोलते हैं। अब ये जो विशेषण जो शब्द है ये क्या है? बोलो, मेला। क्योंकि विशेषण पदार्थ नहीं है, इसके विषय में विधान भी नहीं किया गया है, और दूसरी बात, इस पानी की व्याप्ति को मर्यादित कर दिया मेला शब्द ने। इस बात को ऐसे समझे। देखो, मैंने कहा कि विशेषण की परिभाषा है संज्ञा शब्दों की, मेरे साथ लिखिएगा, संज्ञा शब्दों की यह भी परिभाषा है व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्द, ये पटवार में पूछा था, वाले शब्द विशेषण है। अब मैंने विशेषण की दो परिभाषा लिखी। पहली परिभाषा मैंने लिखी सीधी सीधी पदार्थ की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं। जी रविंद्र जी, देखिए, एक तो मैंने कहा कि पदार्थ की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वह विशेषण है।
हाँ, विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, पहली बात तो संस चैनल ये मुझे पूछ रहे हैं कि विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी कोई ना कोई विशेषता नहीं हो। देखो, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय देती है। मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में यदि विशेषण नहीं होता, यदि विशेषता नहीं होती, तो ये पूरा संसार कैसा होता? मैं विशेषण जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन बात करूंगा, लेकिन आज कुछ मैं और आपके मस्तिष्क में देना चाहता हूं। मैं आपको तोता नहीं बनाना चाहता कि बोल मिठू राम, और आप मिठू बन गए तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन आप भूल जाओगे। मैं आपको जिस तरह से आगे लेकर के जा रहा हूं, और यहां इसको मैं बंद नहीं करूंगा, यह भी ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, वाच्य, यहां तक जो है लिंग, वचन, कारक, काल, इस भाग को मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाने की ठानी है। चलिए मित्रों, मैंने कहा कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। कैसे? देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने एक शब्द बोला घोड़ा। अब देखो, अब ये घोड़ा जो शब्द है, मैंने जब घोड़ा बोला तो आपके मस्तिष्क में कौन सा घोड़ा आया? काला घोड़ा आया कि सफेद घोड़ा आया कि हरा घोड़ा आया कि चेतक आया कि जो है कोई मालानी नस्ल का घोड़ा आया कि कौन कौन सी नस्लें होती है? मैं तो हिंदी का आदमी हूं, भाषा का आदमी हूं। हाँ, बिना विशेषताओं के संसार अधूरा है। बिल्कुल निरंजन बागड़ी, सही कह रहे हैं आप। तो अब मैंने घोड़ा शब्द बोला तो यह संज्ञा थी, और संज्ञा का अर्थ ज्यादा था। लेकिन मैंने बोला काला घोड़ा, तो जितने भी घोड़े थे उन घोड़ों में से काला शब्द जो जब आया तो बाकी के घोड़े अलग हो गए। अब काला घोड़ा बोलने से सफेद घोड़ा आपके मस्तिष्क में नहीं आ सकता, नीला घोड़ा आपके मस्तिष्क में नहीं आ सकता। यह ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह घोड़ा शब्द जब अकेला था तब इसका अर्थ ज्यादा था, लेकिन जब इसके साथ काला क्या है? विशेषण। विशेषण ने क्या किया? यह जो संज्ञा शब्द जो था उसकी व्याप्ति को मर्यादित कर दिया। विशेषण ने क्या किया? यह जो संज्ञा शब्द था उसकी व्याप्ति को मर्यादित कर दिया। घोड़ा शब्द से जितना अर्थ था उतना काला घोड़ा में नहीं है। जैसे मैंने कहा मनुष्य व्यापक है, लेकिन मैं कहूं कि भारतीय मनुष्य, तो भारतीय मनुष्य कहने से अमेरिकी मनुष्य, चीनी मनुष्य, पाकिस्तानी मनुष्य, नेपाली मनुष्य, वो सब अलग हो गए। विशेषण क्या करता है? विशेषता उत्पन्न करता है, वो भेद करता है, संज्ञाओं को छोटा करता है। इसलिए कहा कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को जो मर्यादित करने वाले हैं, ऐसे शब्द को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। अब मित्रों, मैंने कहा मैला पानी घिरा। अब मैंने आप यहां पर ए से जोड़ दिया, मैला पानी अभी घिरा, और मैंने आपसे कहा मैला पानी अभी घिरा, वाक्य में आया हुआ अभी क्या है? बोलिए क्या है? व्याप्ति का अर्थ होता है, देखो, व्याप्ति का अर्थ होता है कोई भी चीज कितनी व्याप्त है, व्यापक है, वही व्याप्ति है। रविंद्र पूछ रहे हैं ये प्रश्न, बेटा ऐसा है। हाँ, व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, व्याप्ति का अर्थ क्या होता है, मैं आपको ये तो यहां ऐसे ही हिंट दे रहा था, जब विशेषण पढ़ूंगा विस्तार से बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, देखो सुनो, घोड़ा शब्द मैंने बोला, आपने सुना, यस। अब घोड़ा बोलने से आपके मस्तिष्क में कितना बड़ा अर्थ व्यापक हुआ। सारे दुनिया के तमाम घोड़े जो थे वो सारे के सारे मस्तिष्क में आए। मैंने कहा गांव, तो गांव बोलने से संसार के जितने भी गांव थे वो सब मस्तिष्क में आए, लेकिन मैंने गांव के साथ में मेरा गांव जोड़ दिया तो मेरा विशेषण है ना। तो फिर गांव के साथ में जब मैंने मेरा शब्द का प्रयोग किया तो गांव शब्द के अर्थ की जितनी व्यापकता थी उतनी व्यापकता मेरा जोड़ने के बाद में नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने घोड़ा शब्द बोला तो घोड़ा में तो काला, सफेद, तमाम तरह के घोड़े आए, लेकिन मैंने काला घोड़ा बोला तो काला घोड़ा ने क्या किया? घोड़े का जो अर्थ था उसको संकुचित कर दिया, मर्यादित कर दिया, अर्थात उसको अर्थ का जो फैलाव था उसको सीमित कर दिया। हां, ये इसका अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्याप्ति का अर्थ है व्यापक। देखो, जब मैंने बोला, चलो मैंने बोला वस्त्र, तो वस्त्र बोलने से तमाम रंगों के जो वस्त्र है वो आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बोलो, वस्त्र संज्ञा है। जब मैं बोल रहा हूं सफेद वस्त्र, ये तो सफेद नहीं है, बताने के लिए बोल रहा हूं, सफेद वस्त्र बोल रहा हूं, तो सफेद वस्त्र जब मैंने बोला तो इसका मतलब अब काला वस्त्र नहीं हो सकता, रक्त वस्त्र नहीं हो सकता, हरा वस्त्र नहीं हो सकता, पीत वस्त्र नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब है कि ये विशेषण क्या करते हैं?
संज्ञा शब्दों का जितना अर्थ होता है उसको संकुचित कर देते हैं, उसकी व्याप्ति को मर्यादित करते हैं। इसलिए कहा गया कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले जो शब्द हैं विशेषण है। अब मित्रों, मैंने कहा कि मैला, पानी, अभी, घिरा, इसमें अभी क्या है कि क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि अभी जो है कोई पदार्थ नहीं है, किसी की विशेषता नहीं है, और न ही किसी के विषय में विधान हो रहा है अभी शब्द से। हां, व्याप्ति का मतलब सामान्य बोल सकते हैं। हां, मतलब एक घोड़ा बोलने से सभी तमाम तरह के घोड़ों का बोध होता है, लेकिन जब उसमें काला जोड़ दिया, काला शब्द जोड़ दिया, तो काला जोड़ने से बाकी के जो घोड़े थे वो अलग हो गए। चलिए, तो अभी क्या है? क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि अभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, और इस वाक्य में घिरा क्या थी? क्रिया थी। तो यह ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, एक वाक्य मेरे साथ आप लोग लिखिएगा। लिखे, अरे सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गांव के पास घूम रहे हो। मैंने आपको कहा कि प्रयोग के आधार पर उसको छोड़ दें। अभी व्याप्ति का मतलब जो है आगे बात करेंगे जब विशेषण पढ़ाएंगे। अब यहां पर आइएगा, मैंने आपको यह कहा कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। अब मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है, अरे सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गांव के पास घूम रहे हो। ये जो 8 शब्द भेद हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी, उन 8 ही शब्द भेदों का प्रयोग इस वाक्य में होने वाला है। 8 के 8 शब्द भेद। अब मित्रों, मैंने आपसे कहा, मैंने किसी के नीचे अंडरलाइन कर दी, मैंने पूछा इस वाक्य में आया हुआ अरे क्या है? इस वाक्य में आया हुआ जो अरे जो शब्द है, ये अरे क्या है? चलो ये बताइए। फिर मैंने कहा कि सूरज पूछ लिया, या मैंने कहा डूब गया क्या, या मैंने आपसे पूछा कि इस वाक्य में आया हुआ और क्या है? मैंने आपको दे दिया संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो और क्या है? इस वाक्य में तुम क्या है, अभी क्या है, इसी क्या है, गांव क्या है, के पास क्या है, घूम रहे हो क्या है? इन 8 चीजों की आज हम बात करेंगे, और ये जो है आज की कक्षा का अंतिम सत्र है। साथियों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। 4 विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 अविकारी हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन 8 शब्द भेदों को समझने के लिए अगले 10 मिनट एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे तो आपको कभी कोई शंका नहीं होने वाली। साथियों, इस वाक्य में आया हुआ अरे क्या है? तो इस वाक्य में आया हुआ जो अरे जो है, ये विस्मयादि बोधक है। क्या है बोलो? विस्मयादि बोधक। अब मुझे यह बताइए कि व्याकरण में विस्मयादि बोधक कहते किसे हैं? पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, मैं आज नहीं तो आपको संज्ञा, नहीं सर्वनाम, नहीं विशेषण, नहीं कोई और टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैं एक इन सारे टॉपिक्स को एक जगह करके आपको एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं। आगे की कक्षाओं में इनको एक एक टॉपिक लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार से। तो साथियों देखिएगा, मैंने कहा कि अरे क्या है? तो अरे जो है इस वाक्य में विस्मयादि बोधक है। अब ये विस्मयादि बोधक कहते किसे हैं? तो ध्यान रखो, जो है मनोभावों को, मेरे साथ साथ लिखिएगा, मनोभावों को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं, मनोभावों को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं व्याकरण में, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब ये मनोभाव है क्या? इस संसार में कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि मन की गति जो है पलक पलक बदलती है, मन के भाव अनंत है। इसलिए विस्मयादि बोधक की भी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अरे है, हे है, भो है, ची है, ओ है, हे राम, ओ राम, शाबाश, धन्यवाद, ये सारे के सारे, छी छी, ओ हो, अरे रे रे, ये सारे के सारे जो हैं ये विस्मयादि बोधक है। क्यों है? क्योंकि मन के भावों को प्रकट करने वाले हैं। मुझे ध्यान है, एक बार एलडीसी में एक प्रश्न पूछा गया कि
अव्याकरणीय उद्गार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? व्याकरण में विस्मयादि बोधक जो है उनको अव्याकरणीय उद्गार, हां, अरे, हे, ओहो, छी, मैं इसका विस्मयादि बोधक जो पढ़ूंगा निरंजन, तब इसके बारे में आगे से बात करेंगे विस्तार से। आज तो मैं केवल आपको, मतलब यह है कि आप जब कोई वाक्य बोलते हो ना, देखो ये जो कक्षा हो रही है ना हमारी, ये इसलिए हो रही है कि जब आप कोई वाक्य बोलते हो तो वाक्य बोलते वक्त उसमें आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसमें जो मैं बोल रहा हूं ये कौन सा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक है क्या, बस इसकी मैं आउटलाइन दे रहा हूं। चलो साथियों, विस्मयादि बोधक जो है उसकी परिभाषा है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को, मेरे साथ बोलिएगा, मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को व्याकरण में विस्मयादि बोधक कहते हैं। साहित्य की दृष्टि से पहले 8 रस थे भरत मुनि के समय में, फिर 9 रस हुए, फिर आजकल 11 रस हो गए, और उन 11 भावों को प्रकट करने के लिए जितने भी हमारे पास शब्द हैं, जो भी हमारे भाव हैं, जो मन के भाव हैं, वो सारे के सारे क्या है, बोलो, विस्मयादि बोधक है। कुछ वैयाकरण इसको अव्याकरणीय उद्गार कहते हैं। मेरा मतलब यह है कि विस्मयादि बोधक व्याकरण से संबंधित नहीं होते, इसमें कोई व्याकरण नहीं लगती, ये तो मन के भाव हैं, किसी भी रूप में व्यक्त हो जाते हैं। मैंने कहा ए, तो ये ए क्या है? देखो, विस्मयादि बोधक का प्रत्येक का, अरे का प्रयोग आश्चर्य के लिए भी हो सकता है, खुशी के लिए भी हो सकता है, शोक के लिए भी हो सकता है, दुख के लिए भी हो सकता है, सुख के लिए भी हो सकता है। मैं उस दिन बात करूंगा जब विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे, लेकिन यह ध्यान रखो अव्याकरणीय उद्गार है। तीसरी बात, विस्मयादि बोधक को व्याकरण में गौण शब्द भेद के नाम से जाना जाता है। साथियों, इनका कोई अर्थ नहीं होता, विस्मयादि बोधक जो है इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह गौण शब्द भेद है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं इस वाक्य से अरे को हटा दूं, अब बाकी को पढ़ो आप, सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गांव के पास घूम रहे हो, अरे को हटा भी दिया तब भी वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब आपसे पूछे कि विस्मयादि बोधक क्या है, कि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द हैं, अव्याकरणीय उद्गार हैं, गौण शब्द भेद हैं, यह ध्यान रखिएगा। अव्याकरणीय उद्गार क्यों है? क्योंकि यहां पर व्याकरण काम नहीं आती। यदि आपके सामने एक कोई हिंसक पशु आ गया, या मान लीजिएगा शेर आ गया, और वह जो शेर जो है आपके सामने आए, तब आपको यह नहीं सोचना है कि मैं कौन सा विस्मय करूं। वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी करेगा शेर ही करेगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि व्याकरण का कोई यहां पर जो है तुक नहीं है, कौन सा संधि, कौन सा समास, अच्छा अब शेर आ गया, सर्प आ गया, या कुछ और हो गया, ये तो अपने आप मन से निकलते हैं। तो शेर को देख करके कौन सा विस्मय करना है, यह अव्याकरणीय उद्गार है, स्वयं में वो आते हैं, मन के भाव है। मित्रों, इसमें सूरज क्या है? चलो मैं आपसे कहता हूं कि इस वाक्य में आया हुआ जो सूरज जो है वो क्या है। यह सीधा सीधा है कि भाई सूरज संज्ञा है, और अभी मैं बता चुका हूं कि व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं संज्ञा है। अब ये कौन सी संज्ञा है? पहली बात तो ध्यान रखें, सूरज यदि कोई आपका पड़ोसी है तब भी वो व्यक्ति है, और सूरज यदि सूर्य का वाचक है तब भी वो व्यक्ति है। इसका मतलब सूरज कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, यह संज्ञा शब्द है, और मैं आपको बता चुका हूं कि व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा है। अब मैंने इसमें कहा कि डूब गया क्या है। अब ये डूब गया ये क्या है? तो सबको पता है कि ये डूब गया क्या है, क्रिया है, क्योंकि इस डूब गया से सूरज के विषय में कुछ विधान किया गया है, और व्याकरण में पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यहां पर सूरज एक पदार्थ है, और उस सूरज के विषय में डूब गया, इस शब्द समूह से विधान किया गया है, इसका मतलब डूब गया क्रिया है। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाक्य में आया हुआ जो और है वो क्या है। साथियों, यह समझाओ मुझे कि इस वाक्य में आया हुआ जो और है, यह मैंने आपसे पूछा कि इस वाक्य में और क्या है, तो क्या होगा बताओ? डूब गया क्रिया, बिल्कुल ठीक है। एमजी गुजर सर, मुझसे आपसे सीखने के बाद बीएसटी में 440 अंक मिले, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, सबको खूब शुभकामनाएं, खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। मैं तो आपको सदैव कहता हूं कि यही जीवन का, इस संपूर्ण जीवन का
जो है यही मेरी नजर में अब सार है कि ये जो भी कुछ हमने मां सरस्वती की कृपा सीखा है आप लोगों के लिए काम आए। देखिए इसमें और क्या है बताइए आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ लोग बहुत सही बता रहे हैं साथियों। इसमें और जो है ये ध्यान रखिएगा, और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या है ये ध्यान रखिएगा। एक शब्द को मेरे साथ साथ लिखिएगा, एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को व्याकरण में समुच्चय बोधक कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। समुच्चय बोधक जो है वो दो शब्दों को भी जोड़ सकता है। देखो सुनो, जैसे मैंने कहा राम और श्याम आ रहे हैं, तो इसमें और क्या है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक की परिभाषा, हां आप ठीक सुन रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो वाक्यों को जोड़ सकता है, एक मूल वाक्य को और एक आश्रित वाक्य को, एक उपवाक्य को या कई उपवाक्यों को एक मूल वाक्य से या एक मुख्य वाक्य से जोड़ने में या अलग करने का जो काम करता है वह समुच्चय बोधक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बोधक जो है उसके मुख्यतः याद रखें, हिंदी में समुच्चय बोधक जो अविकारी पद हैं उसके दो भेद होते हैं। एक तो समानाधिकरण अर्थात जो जोड़ने वाले हैं, एक व्यधिकरण अर्थात जो अलग करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा चाय लोगे अथवा कॉफी, तो यहां पर अथवा जो है समुच्चय बोधक है, यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। प्रयोग के आधार पर देखो, और, तथा, किंतु, या, परंतु, एवं, वह, ये सारे के सारे जो शब्द है एवं ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। और समुच्चय बोधक शब्द क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। एमपी गुजर बालपुरा, नमस्ते बेटा, आप सभी को खूब शुभकामनाएं। संस्कृत रीट लेवल 2 के लिए कौन सी बुक पढ़े? बेटा ऐसा है कि आपको बुक पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, और आप जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या जिस भी आप राज्य से संबंधित है वहां की जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप जरूर पढ़ लें। ये ध्यान रखिएगा। मैं गाइड के लिए इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि मेरा बोला हुआ हो सकता है कि आपकी जिंदगी से कुछ एक नंबर छीन ले, तो मुझे कोई इतना उसके बारे में वो नहीं है। हाँ ये कह सकता हूं कि भाई जो मेरे माध्यम से जो कोई पुस्तक यदि आई है तो उसके माध्यम से उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तो साथियों आप लोगों को बोर्ड की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साथ ही आप लोग ये डिसाइड कर लें कि जो है किस शिक्षक के माध्यम से आप 5 वो लोगों से यदि पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ोगे तो ये समस्या होती है। ये समस्या क्योंकि मनुष्य की भूख जो है, वितृष्णा जो है, सुधा जो है कभी शांत नहीं होती। उसको लगता है यहां से अच्छा मिले, वहां से अच्छा मिले। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग इस संसार में हैं जो बहुत समर्पण भाव के साथ पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन किसी एक या 2 शिक्षकों से पढ़ें। और कुछ अच्छी स्तरीय सामग्री मैं जो है आपके साथ बांटूंगा। आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहां आप देख लिया करें, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिएगा, तो साथियों इसमें और क्या है, देखो सूरज डूब गया एक सरल वाक्य था, तुम अभी इसी गांव के पास घूम रहे हो, ये सरल वाक्य था। और जुड़ गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य इसी समुच्चय बोधक संबंध, समुच्चय बोधक पर आश्रित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। जब हम वाक्य की बात करेंगे तब विस्तार से इस बारे में बात करने वाला हूं। साथियों इसमें तुम क्या है, तो सीधा सीधा कोई भी बता सकता है कि तुम क्या है, कि सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ क्या है, संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह। मेरे साथ लिखिएगा आप, संज्ञा के जो प्रतिनिधि चिन्ह है, संज्ञा के जो प्रतिनिधि चिन्ह है वो क्या है, बोलो, सर्वनाम है। संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये परिभाषाएं आप के लिए 8th क्लास तक की स्टैंडर्ड की थी। अब क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर कुछ अलग चीजें हैं, यहां पर कुछ अलग चीजों के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह, यदि आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह क्या है, तो वह सर्वनाम है। और इस वाक्य में आया हुआ जो तुम है
वो सर्वनाम है, क्योंकि ये तुम जो है ये किसी न किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, ये संज्ञा का प्रतिनिधि बन के आया है। कोई राम था, अब राम का प्रतिनिधि आ गया है, राम वहां पे नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह है वह सर्वनाम है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं इसको मिटा करके और थोड़ा यहां पर कुछ इसी जो है और लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लें तुरंत आप लोग। साथियों आगे चलता हूं, देखिए अब देखिए तुम तक हम आ गए हैं। अब मुझे बताइएगा कि इसमें अभी क्या है। वैसे अभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वाक्य में आया हुआ जो अभी है, इस वाक्य में जो आया हुआ अभी है, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? घूम रहे हो की विशेषता बता रहे हैं। इसका मतलब इस वाक्य में आया हुआ जो अभी है वो क्या है बोलो? जो घूम रहे हो क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण। और ये अभी कैसा क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि अभी तभी जभी ये कालवाचक है। क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस वाक्य में आया हुआ जो अभी शब्द है वो क्या है? तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो अभी जो है वो क्रिया विशेषण है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर एक और है कि इस वाक्य में आया हुआ जो इसी शब्द है, जो इसी शब्द है वह क्या है? तो साथियों ये इस वाक्य में आया हुआ जो इसी शब्द है ये क्या है? सब लोग बताएं। ये विशेषण है, लेकिन ये कैसा विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है। देखो विशेषणों के 4 भेद होते हैं। ऐसे विशेषण जो अपने विशेष्य की गुण संबंधी विशेषता बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण है। जो संख्या की पूर्ण या अपूर्ण सूचना देते हैं वो संख्यावाचक है। और जो किसी विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मापतोल की मात्रा बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण है। और ऐसे विशेषण, हाँ निपात बताऊंगा बेटा, बिल्कुल किसान बताने वाला हूं। और ऐसे विशेषण जो सर्वनामों से निर्मित होते हैं, जो सर्वनामों से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। मित्रों सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों से कभी भी सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग नहीं होता। जी चित्रा जी, ये ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। ये आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर ये जो गांव शब्द था, इस गांव की व्याप्ति को मर्यादित कर दिया, क्योंकि जब मैंने गांव बोला तो इस दुनिया के तमाम गांव आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसी बोला इसका मतलब दूसरे गांव नहीं, तुम इसी गांव के पास घूम रहे हो, किसी और गांव के पास नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि इसी शब्द क्या है? विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। इसका निर्माण किससे हुआ है? यहां से। यहां का पहले क्या बना? इस। ये क्या था? कारकीय रूपांतरण। इसमें आगे ई जुड़ा तो ये संबंधवाचक हुआ, और संबंधवाचक से क्या हो गया बोलो? इसी बना। तो ये सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, इसलिए सार्वनामिक विशेष संज्ञा के पहले प्रयोग होने वाले सर्वनाम बिल्कुल निरंजन ऐसा होता है। तो लेकिन वो तो ऐसा भी हो सकता है कि यह लड़का, वह लड़का, इसी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, विशेषण की जब बात करूंगा तब मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बात करने वाला हूं। साथियों इस वाक्य में आया हुआ जो इसी शब्द है वो गांव की विशेषता बता रहा है, और गांव की विशेषता बताने का कारण विशेषण है। और विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैंने कहा कि गांव क्या है, तो गांव जो है अगेन कोई पदार्थ है, और पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। सवाल उठता है
के पास, ये क्या चीज है बताइए सभी लोग, जितने भी लोग जो इस कक्षा को देख रहे हैं, मुझे ये बताइए, यदि किसी एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया अरे सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गांव के पास घूम रहे हो, और आपसे के पास के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया कि इस वाक्य में आया हुआ के पास क्या है, इसका पद परिचय दीजिए, तो इसमें के पास क्या है बताइए। बताइए के पास क्या है। दीपक मेघवंशी कारक कह रहे हैं आप, नहीं बेटा गलत, अव्यय। नारायण पवार कौन सा अव्यय है, अव्यय तो है संबंध बोधक। रविंद्र सिंह खिड़िया संबंध बोधक। और बताइए इस वाक्य में आया के पास क्या है। थान सिंह चौधरी कारक, नो कारक नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कुलदीप देथा बिल्कुल नहीं है। रमेश कुमार स्थानवाचक नहीं बेटा। देखिए दिनेश सेन पूछ रहे हैं कि इस लाइव का क्लास का समय यही रहेगा क्या। साथियों समय तो जो है ना आपको थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि आप जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सूचना वहां पर मिली जाती है, तो आप देखते रहें। प्रयास होगा कि वानाराम संज्ञा का विस्तारक, संबोधक, सुंदरलाल कटारा संबंध बोधक अव्यय, कुछ लोग कारक बता रहे हैं, कुछ स्थानवाचक, कुछ अव्यय, कुछ क्रिया विशेषण, कुछ निपात। चलिए साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इस वाक्य में आया हुआ जो के पास है यह संबंध सूचक अव्यय है। ध्यान रखिएगा यह संबंध सूचक अव्यय है। अब सवाल यह उठता है, एक तो सबसे ज्यादा आपको जो समस्या आने वाली है वह समस्या आपको आने वाली है समुच्चय बोधक में और संबंध बोधक में। चलिए संहिता देखिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है वह समस्या आपको किसी भी वाक्य में आया हुआ समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक, इन दोनों में यह समस्या होती है। तो साथियों इसमें के पास जो है वो संबंध सूचक है। संबंध सूचक का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी संज्ञार्थक शब्द का, किसी संज्ञार्थक शब्द का क्रिया के साथ, इस परिभाषा को लिखें, क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। मैं इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ाऊंगा जब स्वतंत्र पढ़ाऊंगा तब, लेकिन ये ध्यान रखो, देखो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए जी, आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि संज्ञार्थक जो शब्द है, देखो कोई भी संज्ञा शब्द है ना, कमेंट पे ध्यान नहीं दे, पहले इधर ध्यान दीजिएगा। कोई भी जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ने वाला जो शब्द है साथियों वह संबंध सूचक अव्यय है। फिर से बोल रहा हूं, संज्ञार्थक अर्थात किसी संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाला जो शब्द है, मेरे साथ बोलिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञार्थक शब्द का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाला जो शब्द है यह संबंध सूचक अव्यय है। एक आपको कसम खानी है कि समुच्चय बोधक और संबंध सूचक में हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, इसके लिए आपको परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। साथियों समुच्चय बोधक की परिभाषा मैंने बताई कि दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने या अलग करने का जो काम करते हैं वो कौन है, बोलो, समुच्चय बोधक है। लेकिन किसी संज्ञा शब्द को क्रिया के साथ जो जोड़ने वाला जो शब्द है वह संबंध सूचक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो, इसमें ये के पास जो है इसने क्या किया, गांव का संबंध घूम रहे हैं क्रिया के साथ कर दिया। ये संज्ञार्थक शब्द था गांव, ये के पास एक ऐसा शब्द था जिसने घूम रहे हो क्रिया का संबंध गांव से जोड़ दिया। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंध सूचक अव्यय, और दूसरी बात याद रखें क्रिया विशेषण और संबंध सूचक में एक बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। जैसे मैंने कहा राधा पास नाचती है, मैंने कहा राधा पास में नाचती है, राधा पास में नाचती है, और मैंने आपसे कह दिया कि इस वाक्य में आया हुआ जो पास है वो क्या है,
आप लोगों का क्या उत्तर होगा? हाँ साथियों, मेरी पुस्तक व्याकरण माला बाजार में उपलब्ध है। जो राजस्थान के साथी हैं वो तो जिला मुख्यालयों से खरीद सकते हैं, बाकी के जो साथी हैं वो वहां पर लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए साथियों, राधा पास में नाचती हैं, इस वाक्य में आया हुआ जो पास में जो शब्द है वो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये नारायण पवार, इसका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साथी इसको नोट कर लें। किसी संज्ञा सर्वनाम में का, के, की, रा, रे, री नहीं जुड़ा हो तो संबंध थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए कोई नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसको मैं जो है संबंध बोधक जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको जो है ये करूंगा। साथियों ये ध्यान रखो, राधा पास में नाचती है, वाक्य में आया हुआ पास जो है संबंध सूचक नहीं है, यह क्रिया विशेषण है। इसके साथ मैं कहता कि राधा गीता के पास नाचती है तो यहां पर के का प्रयोग हो जाता तो यह संबंध सूचक बन जाता। तो यह ध्यान रखो, पीछे, जैसे मैंने कहा राम पीछे नाचता है, तो राम पीछे नाचता में जो पीछे जो है ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन मैंने कहा राम मेरे पीछे नाचता है तो रा रेरी आ गया, रा रेरी भी उसमें जुड़ना चाहिए, इसलिए नारायण कहा मैंने। मेरे पीछे नाचता है तो ये मेरे पीछे जो है ये संबंध सूचक हो गया। क्रिया विशेषण और संबंध सूचक में कुछ एक सूक्ष्म सा अंतर है, ये बात आपको समझनी चाहिए, याद भी रखनी चाहिए। चलिए साथियों, ये जो चीज थी मैंने आपको इसमें बताया, फिर इसमें घूम रहे हो क्या है? क्रिया है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 प्रकार के भेद हो सकते हैं। कौन कौन से भेद हो सकते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और फिर एक 9वां जो है वो मैंने आपको बताया था निपात। कुछ साथी पूछ रहे थे निपात क्या है? देखो, निपात वस्तुतः संस्कृत का एक शब्द है, नि उपसर्ग है, पात मूल शब्द है। पात का अर्थ होता है घृणा, नि का अर्थ होता है कहीं से भी, इधर उधर से। संस्कृत में निपात शब्द की, ध्यान से सुनिएगा, व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया कि उचावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ते निपाता, अर्थात हमारी भाषा में ऐसे शब्द जो न जाने कहां से आकर के घिर गए, उनकी व्युत्पत्ति हमें पता नहीं, उनका रूट हमें पता नहीं, उसकी जड़ हमें पता नहीं, उसे हम निपात कहते हैं। निपात वास्तव में अव्यय होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं सड़क तक गया, तो इसमें तक जो शब्द है ये निपात है। मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, आपसे पूछे कि मैं भी आ रहा हूं में निपात कौन सा है, तो भी जो है वो निपात है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं ही वहां था, तो इसमें जो ही है ये निपात है। तो निपात का मतलब कुछ मैं है, ही है, भी है, तक है, ये कुछ निपात है, 4-5 निपात जो हिंदी में विशेष रूप से किसी वाक्य में बलाघात के लिए काम आते हैं, ये उसे हम निपात कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर ये जो शब्दों की जो कोटियां थी, इनके विषय में हमने आज बात करी। आगे की कक्षा में मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ विशेष बिंदु को लेकर के। हम बात करने वाले हैं संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की और क्रिया की। स्वतंत्र रूप से जो है हम एक एक बिंदु को लेकर बात करेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमें यह ध्यान होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाएं बिल्कुल आपके नजदीक हैं। आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र एसआई की परीक्षा भी आ रही है, पटवार की परीक्षा की हलचल चल रही है, ब्रीट की परीक्षा जो है घोषित डेट नहीं हुई है लेकिन हो गई है। साधना कीजिएगा, पूरे मन से सकारात्मक भाव के साथ साधना कीजिएगा। कम पढ़िएगा लेकिन उसको गुणिए ज्यादा। जीवन में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जो पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़िएगा। बार बार अपने जो है हृदय से अपने आप को संकल्प लेकर के एकाग्रचित होकर के ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। याद रखें, मस्तिष्क और पैराशूट ये दो ऐसी चीजें हैं जो सदैव खुलने से काम करती हैं। आप जितना इसको खोल के रखोगे, नए तथ्यों का आप स्वागत करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। चरई बेती चरई बेती चरई बेती, चलते रहो चलते रहो, अपने आप को खाली रखिएगा। इस संसार में जो खाली होता है वही भरता है, भरा हुआ जो होता है पहले से भरा हुआ छलक जाया करता है। अपने आप को रिक्त करें। इस संसार में अनंत ज्ञान है, अनंत शास्त्र है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अनंत ज्ञान है, अनंत शास्त्र है, अनंत विद्याएं हैं और अनंत 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 कलाएं हैं। लेकिन इन कलाओं को, सारी विद्याओं को, सारे शास्त्रों को हम नहीं पढ़ सकते। हमें वही पढ़ना चाहिए जो सारवान हो। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। आपके हाथ में पाठ्यक्रम होना चाहिए, उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है उन चीजों को
बहुत ध्यान से गहरे से पढ़िएगा। एक एक प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए आपके कोई भी तथ्य गलत नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह की कोई सामग्री आप पढ़ते हैं, पहले आप उसका उपयोग करें, टेस्ट करें, उसके बाद में उस सामग्री को अंगीकृत करते करें। हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और आप लोगों ने इस कक्षा के साथ में जुड़ करके और मेरा भी उत्साहवर्धन किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।